देखिए दर्शकों, किससे? बच्चे टच करके दूसरे की चाल देख रहे हैं कि घोड़ा चल रहा है। वीर ऋषभ बोल रहे हैं कि घोड़ा चला है, ऊंट चला है। को गवर्नमेंट को कोई सुझाव देना है सुधार के लिए, तो आप क्या सुझाव देंगे गवर्नमेंट? जो सरकार के अफसर बैठे हैं वहाँ पे, वो जल्दी नहीं करते। वो तो बहुत चीज़ों को है ना डिले हो जाती है। हमारी ग्रांट जो आती है वो डिले हो जाती है। मेरी अपील है उनसे कि जैसे ही हम ग्रांट के लिए अप्लाई करें जी जी, तो जल्दी कर दे सरकार के अफसर, तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। तो कैसे चलती है संस्था? डोनेशन भी इतनी सफिशिएंट आ जाती है आपके पास, क्या सरकार कुछ मदद करती है? तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में किसी के ऊपर 1 करोड़ रुपया वो लगाया था, जुर्माना लगाया था जी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो हमें दे दिया था कि भाई आप जो है, ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि भाई वो जो रुपया है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपया हमें दिया था। तो हमने उसमें 50 लाख रुपया तो सैलरीज वगैरह देने में खर्च हो गया था, और 50 लाख की एक हमने एफडी कर रखी है बैंक में। प्रिंसिपल साहब, आपसे एक पूछना चाहते हैं कि जैसे ये बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का भी आप यहाँ प्रोग्राम कराते हैं? तो वोकेशनल के रूप में म्यूजिक की एजुकेशन देते हैं और कंप्यूटर एजुकेशन। स्पेशल चाइल्ड क्या लोगों का इनके प्रति नजरिया, तरीका अच्छा रहता है? नहीं, उनमें कोई वो कमी नहीं है, उनका नजरिया तो अच्छा है। बाइफर्केशन ये है कि 1ली से 8वीं क्लास के बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, और 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे जो बड़े बच्चे हैं। बच्चों की क्लास में दिखाते हैं कि ये होनहार बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ, आइए। बच्चे हैं। आपके दोस्त आपको सपोर्ट करते हैं बेटा? हाँ जी। प्यार करते हैं आपको? हाँ जी। वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 3री। और कहाँ रहते हैं बेटा? संगम बिहार से। और यहाँ पे आपको सब प्यार करते हैं बेटा? हाँ जी। सब खाना पीना अच्छा दे रहे हैं? वेरी गुड। तो देख लीजिए इन होनहार बच्चों की कला, कोई कला किसी की मोहताज नहीं होती, ये बताने के लिए। तो आप सर इन्हें सिखाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंजिंग कुछ इस तरह का कुछ फेस करना? चैलेंज नहीं होता है। बच्चे बस थोड़ा ये रहता है कि थोड़ा लेट में कुछ बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा उनको देरी से समझ में आती है। बाकी जब एक बार समझ में आती है तो बहुत अच्छा है, फिर इनकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है, इसलिए काम बहुत अच्छा है। तो आप अच्छा काम करके उसके लिए आपका धन्यवाद। ये मेरा धन्यवाद क्या, बच्चों ने मेहनत करना है, मैं तो सिखाना, एक रास्ता बताना होता है। फिर भी आप ये कार्य में लगे हुए हैं, आप प्लीज ये काम करते रहिए, ईश्वर आपका भला करे। धन्यवाद जी। तो देख लीजिए होनहार की कोई कमी नहीं। लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, बस इनको सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करते रहिए। ये बच्चे मैथ्स का काम कर रहे हैं। ये सर बैठे हैं और मैथ्स का काम सिखा रहे हैं। पास में ये जरा दिखाइए कैसे मैथ्स कर रहे हैं। बेटा आप क्या कर रहे हो? जी टेबल एग्जाम जी। आप ऐसे कौन सा टेबल आपको पूरा याद है? जी मेरे को जी 2 का 3 का याद है। अभी अच्छा। जी आज ही करा जी। और ये बताओ कि आपको बड़े होके क्या बनना है? बेटा बड़े होके क्या बनोगे? शर्मा गया बेटा, बता क्या बनेगा ना? टीचर बनना है? आप बड़े होके क्या बनोगे बेटा? टीचर बनूंगा जी। टीचर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आप क्या बनोगे? आपका मित्र तो टीचर बन रहा है, आप क्या बन रहे हो? पता नहीं जी। कोई बात नहीं, कीप इट अप। नहीं, कोई चैलेंज नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं।
काफ़ी अच्छा बच्चे करते भी हैं, मेहनत भी बच्चे कर रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये है कि ये स्पेशल बच्चे हैं और मैंने भी स्पेशल एजुकेशन से कर रखा है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। बड़े बहुत बहुत आपकी कृपा जो आप इन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो हर शिक्षक का कर्तव्य होता है कि अपना विद्यार्थी आगे बढ़े और उसको जो हम बेहतर से बेहतर सिखा सकते हैं वो सिखाना चाहिए। हर शिक्षक का यही कर्तव्य होना चाहिए। धन्यवाद आपका। बेटा आपका नाम क्या है? आयुष विश्वास। तो आयुष आप क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम? तो मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। तो आप हमें बताएंगे आप क्या पढ़ रहे हैं जरा? यस, ये एक पोएम है। हाँ जी। जिसका नाम है मातृभूमि। तो इसमें लिखा है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले शूटिंग हो रही है, कैमरा झुक नित सिंधु चूमता है। आपकी क्लास में भी आएंगे वापस के अभी वही इसे कंप्लीट करना पूरा। हाँ बस ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, आपको कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। और आप बड़े होके क्या बनेंगे बेटा? सर लॉयर। वेरी गुड। अगर भगवान आपको कोई एक विश मांगने को बोले, आप भगवान से क्या मांगेंगे? मैं यही मांगना चाहूँगा कि मेरी फैमिली को कभी भी किसी भी तरह से कैसा भी हर्ट ना हो। अच्छा, आपको समाज आपको सपोर्ट कर रहा है बेटा? यस। आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं? वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? सूरज कुमार। और आप बड़े होके क्या बनेंगे बच्चे? टीचर बनने का। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? शिव शंकर गुप्ता। और आप बड़े होके क्या बनेंगे बेटा? सर हम तो वैज्ञानिक बनने का सोच रखे हैं। वैज्ञानिक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस तरह देख लीजिए, हर बच्चे की सोच से ज़्यादा ये काम कर रहे हैं जो एक हम जैसे इंसान नहीं करते। तो इन स्पेशल चाइल्ड के साथ आज हमारा दिन बीत रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। एक बार आइए सर, देखिए कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे लिपि से पढ़ते हैं, देखिए। वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। हम डीपी टॉक्स पॉडकास्ट से आए हैं। मेरा नाम धीरज शर्मा है और मेरे साथ परमजीत जी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम बाबू है और इन बच्चों को मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। ऐसा EVS है, वैसे 5वीं में सामाजिक विज्ञान नहीं होता है, तो EVS होता है, इन्वायरमेंटल स्टडी होती है। तो बच्चे कुछ अभी तो दूसरे उस क्लास में और आधे बच्चे यहाँ हैं अभी। तो बच्चे अभी राइटिंग का काम कर रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो आपको पढ़ाकर इनको आनंद आता है? हाँ, मैं तो शुरू से इस फील्ड में हूँ। मैं खुद ही ब्लाइंड स्कूल से पढ़ा हूँ और बाद में भी फिर टीचिंग भी मैंने ब्लाइंड स्कूल में ही कर रहा हूँ। तो शुरू से मैं इसी फील्ड में ही हूँ। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। परमजीत जी, बेटा अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या लिख रहे हैं बेटा? देखिए बच्चे इन्वायरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं और हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं और सर ने भी स्टडी की है इसी सब्जेक्ट में। तरस नहीं, भरोसा चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। ये लाख गुना अच्छे हैं उन बच्चों से जो पढ़ते रही है, पर ये अपनी शिक्षा को देखो कितने सुचारू रूप से चलाते हैं। हम यही आशा करेंगे आप बढ़ चढ़ के इनकी सेवा करें, इनके लिए कोई अच्छा काम करें और समाज को पता लगे कि ये बच्चे भी बहुत होनहार हैं। धन्यवाद। मैडम हम डीपी टॉक्स पॉडकास्ट से आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा। तो आप कितने साल से इन बच्चों के साथ हैं? मैं यहाँ 95 से। ठीक है, तो आज किस सब्जेक्ट पे बच्चे पढ़ रहे हैं? ये मेरा सब्जेक्ट SST है, सोशल स्टडीज। तो बच्चे 7वीं के बच्चे हैं। तो आराम से इनको समझ आ जाता है? हाँ हाँ।
तो आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? SST पढ़ रहे हैं सर। SST में क्या आज कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? और हम लोग थार रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें जैसे कि ये चैप्टर में समझाता है सर कि पानी का महत्व क्या है। जैसे कि वो लोग जो थार रेगिस्तान में लोग रहते हैं वो पानी कितने दूर से लाते हैं और हम लोग यहाँ पे हमें पानी इजीली मिल जाता है और हम वेस्ट कैसे कर देते हैं, ये सब हमें समझ में मैम समझा रही है। तो आपकी जो है मैडम ये अच्छी हैं? यस सर। आपको अच्छा पढ़ाती हैं? यस सर। तो आप बड़े होके मेरे बेटा क्या बनोगे? सर मेरा ड्रीम है एडवोकेट बनना है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? छोटू कुमार। छोटू कुमार। अच्छा, छोटू कुमार जी, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके शायद मैं या तो टीचर बन जाऊं या फिर कुछ। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। अगर भगवान आपको एक विश दे, हाँ जी, बोलो एक चीज मांगनी है, तो आप क्या मांगोगे बेटा? मैं क्या मांगू इसमें, मैं खुद सोच में पड़ जाऊंगा। मैं खुद सोच में पड़ जाऊंगा। नहीं, फिर भी अगर भगवान आपके सामने आ जाए, आप बताओ तो सही अपनी। मैं बोलूंगा आप जैसे रखो वैसे कुछ। क्या बात। अभी कार्तिक से बात करते हैं। कार्तिक, अभी आप जो पढ़ रहे हैं, हाँ जी, वो पढ़ के सुनाएंगे? अरावली की पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां हैं। हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ऊंची है। क्या यह रोचक नहीं है कि अरावली में स्थित माउंट आबू से थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की गाड़ी से यात्रा आपको एक पूर्ण रूप से भिन्न भौगोलिक परिदृश्य में ले जाती है। नमस्कार, राम राम, श्री राधे। मेरा नाम है धीरज शर्मा और मेरे साथ हैं परमजीत सिंह जी। सत श्री अकाल। और आज हम बहुत ही खास एपिसोड लेके आए हैं। एक ऐसी संस्था के पास आए हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो देख नहीं सकते, जो जिंदगी की रोशनी ये लोग सब मिलके उनको दे रहे हैं। पर हम एक आपसे सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम बार बार ब्लाइंड शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आइदर हम बोलेंगे इन बच्चों का या स्पेशल चाइल्ड, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता बार बार ये शब्द बोलना। आप सब ये इस बात को जान सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ हैं श्रीमान एसपी सिंह, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के। उनसे पहले वार्तालाप करते हैं, उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से और ट्रस्ट के कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले राम राम। नमस्कार। तो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। सिंह साहब, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं सर बुलंदशहर ज़िले में गांव गांगरोल में पैदा हुआ और मेरी जो ग्रेजुएशन प्राथमिक शिक्षा तो गांव में हुई और ग्रेजुएशन MB डिग्री कॉलेज दादरी से हुई। वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट मैथ में किया और 97 में मैं इस संस्था में ज्वाइन किया मैंने एज TGT साइंस। और 2011 में मेरा प्रमोशन वाइस प्रिंसिपल हेड ऑफ स्कूल के रूप में हुआ और तभी से मैं आज तक इस पद पर यहाँ काम कर रहा हूँ। तो कोई आपने स्पेसिफिकेशन चाहिए थी कि आप इन स्पेशल चाइल्ड के लिए काम करेंगे? हाँ जी, मैं जो मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ था उस समय मैंडेटरी नहीं था ये ट्रेनिंग विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, लेकिन बाद में मैंडेटरी हुआ तो मैंने भोज ओपन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विजुअली इम्पेयर्ड के क्षेत्र में किया और वो उसको करने के बाद वो मुझे काम आया। अच्छा, इस स्कूल की शुरुआत कैसे हुई और इस स्कूल का उद्देश्य क्या है? स्कूल की शुरुआत के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस संस्था की स्थापना लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ से हुई थी 1939 में। पार्टीशन के बाद वो पचकुइया रोड स्थित जो आज भी है वहाँ पर आया स्कूल और इस ब्रांच की स्थापना 1986 में लाजपत नगर में हुई और इस संस्था का उद्देश्य
विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, यही उद्देश्य रहा है अब तक। तो ये जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनकी लैंग्वेज क्या होती है सर? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए किस लैंग्वेज में पढ़ते हैं। लैंग्वेज हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम। नहीं कि कोई इनकी कोई स्पेसिफिक उसको हाँ, कोई ब्रेल सिस्टम है, लैंग्वेज ब्रेल। नहीं, उसको ब्रेल सिस्टम बोलते हैं। अच्छा तो उसमें 6 डॉट होते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर 6 डॉट है तो फर्स्ट डॉट को अगर हम पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो ए माना जाता है। अच्छा फर्स्ट और फोर्थ ब्रेल के जो डॉट है उसको कॉम्बिनेशन में अगर पढ़ेंगे तो बी होता है। अच्छा अच्छा। इस तरह से ये तो ब्रेल बच्चों को सिखाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? ये बच्चे सभी तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी से कैच कर लेते हैं ब्रेल को, कुछ बच्चे थोड़ा देर से करते हैं, लेकिन जब बच्चों के साथ मेहनत की जाती है तो लगभग सभी बच्चे आसानी से उसको ब्रेल को सीख लेते हैं। इनको लिखना भी ब्रेल में ही पड़ता है और पढ़ना भी ब्रेल में ही होता है। नहीं, जो ब्रेल जैसे लिखते हैं तो आप इनको समझाते हैं कि इतने डॉट के बाद ये डालना है, इतने डॉट के बाद ये डालना है? हाँ, उनकी एक स्लेट है, स्पेसिफिक स्लेट है। हाँ जी, तो उसमें कागज लगा के फिर जैसे उर्दू में लिखते हैं ना, हाँ जी, हाँ, उल्टी साइड से लिखते हैं, तो इस तरह से हम ये बच्चे ब्रेल लिखते हैं। टीचर सिखाते हैं इनको कि अल्फ़ाबेट और हिंदी के जो छोटा बड़ा जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनको सिखाते हैं। तो उनका एक कॉम्बिनेशन है, जैसे अभी मैंने बताया कि फर्स्ट डॉट से छोटा आ बन गया। हाँ जी हाँ जी। इस तरह से एक कॉम्बिनेशन है सभी वर्ड्स के लिए। तो बच्चों के साथ मेहनत की जाती है और तो सीख लेते हैं आसानी से। प्रिंसिपल साहब, आज के समय में जो बच्चे देख नहीं पाते जी, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देख नहीं पाते उनको चुनौती तो देखो समाज में अपने आप को व्यवस्थित करना, समन्वय बैठाना एक उनके लिए चुनौती है ही, और शिक्षा ग्रहण करना सही मायने में उनके लिए चुनौती है। लेकिन आज की डेट में जो उनके लिए जो साधन विकसित हुए हैं तो उनके लिए ये भी बहुत आसान हो गया कि शिक्षा ग्रहण करना। जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, कक्षा 1 में आते हैं, उनको ब्रेल सिखाई जाती है, धीरे धीरे पढ़ के फिर उनको रोजगार भी मिलता है। जी जी। तो मेरे यहाँ से बच्चे पढ़ के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आज सेवा दे रहे हैं, रेलवे में भी हैं, बैंक में हैं, टीचर हैं। जी। मेरे यहाँ का एक बच्चा नंद किशोर था, छोटा सा बच्चा मणिपुर से आया। जी। यहाँ उसके लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, हिंदी नहीं समझता था। अच्छा। बाद में धीरे धीरे उसको हिंदी आई। तो वो बच्चा पॉलिटिकल साइंस में MA किया उसने जी। और आज हमारे पास के स्कूल में ही GB पंथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वो प्रवक्ता है पॉलिटिकल साइंस का। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है कि साइटेड बच्चे ही सेवा दे पाते हैं जी। तो ये बच्चे भी अगर अच्छे मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है बच्चों के लिए। प्रिंसिपल सर, इन बच्चों को समाज और सरकार से कैसे सपोर्ट मिलता है? जैसे हमारे यहाँ है जी, तो लोग डोनेशन करते हैं बच्चों के लिए। जो भी हम डिमांड करते हैं बच्चों को जो आवश्यकता होती है, जैसे बुक्स की है जी, और कपड़ों की है, बहुत सारी आवश्यकताएं बच्चों की हैं, तो हम डिमांड करते हैं, लोगों से आते हैं यहाँ पर, तो जैसी जिसकी कैपेसिटी होती है तो बच्चों के लिए बहुत सहायता करते हैं। जी। खाना है तो खाना ज़्यादातर पूरे साल का बुक होता है हमारे यहाँ। जी। तो डोनर्स हैं वो आते हैं और ये कहते हैं कि हमें पूरे साल का वो कर दो, तो हमारे यहाँ डायरी है उसमें देखते हैं तो खाली नहीं मिलता। जी। 3 बार जैसे सुबह को नाश्ता है, दोपहर को लंच है, 4 बजे चाय नाश्ता दिया जाता है, रात को डिनर होता है 7 साढ़े 7 बजे, तो सारा बुक होता है। तो ये बड़ी लोग सेवाएं करते हैं यहाँ पर। जी। जैसे आपने बोला सरकार आपको इसके लिए प्रोत्साहित करती है। सरकार भी प्रोत्साहित करती है। सरकार ग्रांट देती है हमको बच्चों के लिए। तो पर बच्चे का होता है कि इतना देना है। जो और स्टाफ है उनके लिए भी सहायता करती है, बच्चों को सैलरी में उनका कुछ योगदान होता है। प्रिंसिपल साहब, क्या टेक्नोलॉजी जैसे स्क्रीन रीडिंग, AR टूल्स
ने बच्चों की जिंदगी को आसान किया है? जी बिल्कुल, इनके क्षेत्र में भी जो ब्लाइंड के क्षेत्र विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट विकसित हुए हैं कि इनको, जैसे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट देखा था कि बुक को उसमें एडजस्ट कर देते हैं और जब उसको वो खुद पढ़ के और उसको सुनाता है कि इस बुक में ये लिखा, इस पेज पर ये लिखा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है आजकल, इन बच्चों के लिए भी बहुत इंस्ट्रूमेंट विकसित हो गए हैं। तो आजकल बहुत अच्छा इनको सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या स्टडी में आप इस तरह की टेक्नोलॉजी अपने स्कूल में लाना चाहेंगे? हम बिल्कुल लाना चाहेंगे, ज़रूर लाना चाहेंगे। समाज का जो अगर सपोर्ट, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है कुछ महंगे, ज़्यादा महंगे हैं तो हर बच्चे को दिया नहीं जा पाता। ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही उसको बच्चों को दिखाया जाता है। तो मैं तो समाज के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर कुछ लोग आगे आएँ और उनके लिए जो टेक्नोलॉजी है आज के डेट में विकसित है, तो अगर इनको बच्चों को मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल, स्कूल की सबसे कोई इंस्पायरिंग स्टोरी हो कोई, जो बच्चे यहाँ से इंस्पायर्ड होकर निकले, आगे कहाँ तक पहुँचे? यहाँ से बच्चे कैसे इंस्पायर करते हैं आप बच्चों को? बच्चे जो हमारे यहाँ का जो स्कूल है वो कक्षा 1 से 8 तक का है। जी जी। फिर हमारी मैनेजमेंट ने उनको 9 to 12 के लिए ओके शहीद हेमू कलानी स्कूल में भेजते हैं, जो रिंग रोड पार करके लाजपत नगर में है। उनको फ्री शिक्षा, सारा कुछ जो भी उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं उनको पूरा किया जाता है डोनर्स के माध्यम से। और फिर उनको इंस्पायर करते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, तो हम उनको उनकी सहायता करते हैं कि जो भी हमें उनको ज़रूरत है हमसे, हम उनको सपोर्ट करते हैं कि आप इस लाइन में जाओ, ये फॉर्म भरो, जो वैकेंसीज निकलती है उनको इंस्पायर करते हैं कि ये फॉर्म भरिए। जी। और उनके राइटर्स के लिए, क्योंकि वो खुद लिख नहीं सकते, तो उनके राइटर्स के लिए भी हम समाज के लोगों से सपोर्ट मांगते हैं जी। और अंततः उनको सपोर्ट पूरा समाज का काफ़ी मिलता है जी। और उसी के आधार पर वो नौकरी भी। ठीक, जैसे आपने कहा इनको एक राइडर की होता है रिटर्न के लिए जी, तो वो आप कहाँ से अपील के द्वारा लोग आते हैं? जैसे उनको राइटर की ज़रूरत है तो हम स्कूलों में लेटर भेजते हैं। अच्छा। लेटर लिखते हैं, रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं। और जो रूल ये है कि जैसे 12वीं का ही बच्चा है उसको भी राइटर की ज़रूरत होती है, 10वीं का बच्चा है उसको भी राइटर की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट का रूल है कि एक क्लास कम वाला स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है उसका। अच्छा। तो जैसे 10th क्लास का है तो हम पब्लिक स्कूल से हैं जो उनकी सहायता कर सकते हैं इन बच्चों की राइटिंग के लिए। तो हम उनके लिए लेटर लिखते हैं कि हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है, इस डेट में है, तो रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं। तो वो उनको राइटर के रूप में बच्चों को उपलब्ध करा देते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा, नहीं। ये समाज, हमारा समाज, हाँ, जो पब्लिक स्कूल से हैं। अच्छा, वो आपके साथ टाई अप होंगे। हाँ जी। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आपसे एक पूछना चाहते हैं कि जैसे ये बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का भी आप यहाँ प्रोग्राम कराते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में पहले तो क्या था कि जैसे कुर्सी बुनना, हाँ जी, कुर्सी बुनना वो था, लेकिन ये अब खत्म हो गया लगभग। बहुत सारी अलग अलग तरह की कुर्सियाँ आ गई, तो बुनने वाला तो खत्म हो चुका है। तो हम उनको एक तो वोकेशनल के रूप में म्यूजिक की एजुकेशन देते हैं और कंप्यूटर एजुकेशन। एक प्रिंसिपल के रूप के आपको पर्सनल मोटिवेशन की भी तो जरूरत पड़ती होगी, और इस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए कैसे इंस्पायर करते हैं? देखिए, इस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए तो समाज के सहयोग की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा स्कूल 8वीं तक का है, तो हम चाहेंगे कि ये 12वीं तक का हो। उसके लिए बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरत है। तो अगर समाज के लोग इसमें हमारी सहायता कर सकें तो हम इस स्कूल को और आगे ले जा सकते हैं। प्रिंसिपल सर, समाज इसमें कैसे स्कूल की हेल्प करे, आप कुछ बताइए उसके बारे में। कैसे हेल्प करें, आप बताएं समाज को, कैसे आए आपके साथ मिलके काम करें। सबसे बड़ा तो जो कमी है वो डोनेशन की है। डोनेशन अगर होगी, पैसे से ही चलता है सब कुछ काम। जी। तो पैसा होगा तो बिल्डिंग भी बनेगी, और जो कर्मचारी होंगे उनको सैलरी भी देनी है। जी।
और बच्चों के लिए भी जो भी साधन उपलब्ध कराने हैं उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा कि समाज के लोग अगर इसके में आगे बढ़ें, समाज को संदेश जाए, तो हम इस स्कूल को भी बहुत आगे ले जा सकते हैं, 12वीं तक कर सकते हैं और आगे भी ले जा सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए तो फिर सपोर्ट की ज़रूरत है जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक जो यू आपने सर, अपना धन्यवाद। कीमती समय हमें दिया। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी। अब हम स्कूल के उन लोगों से मिलेंगे जो इस सेवा में लगे हैं। धन्यवाद। श्री राधे। आपको बच्चों द्वारा जो खेली जा रही है चेस वो दिखाते हैं। आप कौन से लेंगे? तो चेस की गेम शुरू होगी है, हाँ जी। तो आपने चाल चल दी है, तो आप चलिए चाल। तो आपको पता लग रहा है कि आप कौन सी चाल चल रहे हैं? जी। गुड। आपको भी पता लग रहा है? हाँ जी। गुड। ये हाँ जी। तो आपको पता लग जाता है कि आप किसकी चाल चल रहे हैं? हाँ जी। किसकी चाल चली थी अभी आप? सैनिक। सैनिक के। देखिए दर्शकों, बच्चे टच करके दूसरे की चाल देख रहे हैं कि घोड़ा चल रहा है। ऋषभ बोल रहे हैं कि घोड़ा चला है, ऊंट चला है। अब आप अंदाजा लगाइए, मेरे को तो समझ में नहीं आती कैसे कर रहे हैं और दूसरे की चाल कैसे दिमाग में बिठा रहे हैं कि क्या ओपोनेंट चाल चल रहा है उसको कैसे मात दी जाए। अब इस चर्चा पे हमारे साथ शामिल हो गए हैं श्री जयप्रकाश शर्मा जी, जो इस स्कूल की पूरी देखरेख करते हैं। अब उनसे इस स्कूल के बारे में पूछते हैं। शर्मा जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। श्री राधे। श्री राधे। नमस्कार। नमस्कार। तो शर्मा जी, आपसे पूछना चाहते हैं, संस्था का विजन है क्या? संस्था का विजन जो है वो ब्लाइंड बच्चों की देखरेख करना, जो और उनको पढ़ाना लिखाना, हॉस्टल प्रोवाइड करना, ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। आगे बढ़ने के लिए हम उन्हें कंप्यूटर सिखाते हैं, मोबाइल चलाना सिखाते हैं और क्रिकेट खेलना सिखाते हैं, चेस भी खेलना सिखाते हैं। हमारे पास जब बच्चा आता है तो हम उसे 5 साल का है, 6 साल का होता है बच्चा जब हमारे पास आता है, तो हम 12वीं तक उसको शिक्षा, रहना, खाना पीना, कपड़े लत्ते सब चीज़ फ्री देते हैं। और जो है और अभी तक किसी से कुछ हो रहे, ज़्यादातर हमारे पास जो हैं गरीब बच्चे हैं, सारे के सारे जो हैं गरीब हैं, जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, दिल्ली से भी 1-2 आ जाते हैं। हम इनका जो है वो फ्री में मेडिकल चेकअप करवाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी स्कूल आने जाने के लिए क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब हमारा स्कूल है वो तो 1st to 8th तक है और जब बच्चा 9th में जाता है तो वो दूसरे स्कूल में जाता है। और जो बच्चे ठीक ठाक होते हैं, साइटेड होते हैं, उनके साथ पढ़ता है। ये दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से उनके साथ पढ़ता है, तो उनको ट्रांसपोर्टर लाना ले जाना, वो सब हमारा उद्देश्य है कि उनको सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बन सकें कुछ। और हमारे ऐसे उदाहरण हैं कई कि हमारे स्कूल से पास किए हुए 12वीं तक की हमारी जिम्मेदारी होती है। 12वीं के बाद ये बीए में एडमिशन लेते हैं और फिर ये वहाँ पे यूनिवर्सिटी के नज़दीक ही रहने का अपना इंतज़ाम करते हैं, खाने का इंतज़ाम करते हैं, वो करते हैं। हमारे स्कूल से निकले हुए कई बच्चे रेलवे में लगे हुए हैं, बैंक में लगे हुए हैं और कई तो बहुत अच्छे संस्थान में भी लगे हुए हैं, जो अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़े और आज जो है अच्छे मुकाम पे अच्छे पैसे और जीविका कमा रहे हैं। नहीं, चलो ये तो आपका विजन हो गया। अब भविष्य का इस संस्था का क्या विजन? भविष्य में हम यहाँ पर जो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं जी। वोकेशनल ट्रेनिंग से ये है कि बच्चों को कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सकती है।
क्योंकि जैसे जो है स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर जो है वो ट्रेनिंग हम यहाँ शुरू करना चाहते हैं। तो उसमें यह है कि भाई एक तो बिल्डिंग चाहिए उसके लिए, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी बिल्डिंग अवेलेबल है। वो पचकुया रोड जो हमारा स्कूल है वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे अभी हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। अगर ये बच्चे जो है कुछ चीज सीख जाए, अपने हाथ का काम सीख जाए, मोबाइल रिपेयर हो गया, जैसे कुर्सी बुनना हो गया, या वैसे छोटे मोटे काम से भी आदमी आजकल अपनी जीविका खुद कमा सकता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता। तो हमारा आगे विजन ये है। और अब हम स्कूल को 1st से 8th की जगह उस वक्त 12वीं तक करवाते। तो शर्मा जी, समाज इन स्पेशल चाइल्ड को लोगों का क्या रवैया रहता है? ठीक है, लोगों का रवैया मदद करने का है, लेकिन अभी भी जो रिमोट एरियाज हैं, हमारे भारतवर्ष के जो रिमोट एरियाज हैं, उनमें जहाँ से ये बच्चे आते हैं, तो इन बच्चों के ये इतने गरीब हैं कि घर जाते हैं तो ये पतले होके आते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम रखते हैं छुट्टियों में जैसे जाते हैं वैसा, तो वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है। और कई केसेस में मैंने देखा है कि माँ बाप भी ज़्यादा परवाह करते नहीं हैं इनकी। जबकि मैं ये मानता हूँ कि जब तक माँ बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे इनकी हेल्प करने में या इनके पढ़ाने में लिखाने में, हमारे पास आके पूछें कि हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ज़्यादातर माँ बाप का इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। अगर वो ऐसा इंटरेस्ट लें तो इन बच्चों का ज़्यादा अच्छे तरह से ध्यान रखा जा सकता है, ये कुछ सीख सकते हैं और बन सकते हैं। शर्मा जी, जो समाज है, सोसाइटी है, वो ऐसे बच्चों को कैसे देखती है? ऐसे बच्चों को हेल्पिंग हैंड से ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है। मैं आपको 90% लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, मदद करना चाहते हैं और हमारी मदद करते भी हैं। देखिए, हम इतनी बड़ी संस्था है, ये हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की सबसे पुरानी संस्था है जो ब्लाइंड बच्चों की देखभाल करती है। आज़ादी से पहले की है, 1939 में शुरू हुई थी लाहौर में। जी जी। अब पार्टीशन के बाद जो है ये दिल्ली आ गए थे, जो इनके संस्थापक थे जी, वो दिल्ली आ गए, और दिल्ली आके फिर जगह की बड़ी दिक्कत होने लगी, कहाँ पे स्कूल शुरू करें। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को अप्रोच किया। तो महात्मा गांधी जी ने, जो हमारा पचकुया रोड वाला स्कूल है जी जी, वो महात्मा गांधी जी के कहने पे ही वो जगह दी गई थी। जी जी। तो फिर ये वहाँ पे शुरू हुआ। उसके बाद उसकी ये ब्रांच हमने खोली यहाँ पे लाजपत नगर में, और ये 1986 में शुरू हुई है। और वो इंस्टीट्यूट, लेकिन है दोनों एक ही चीज। जी जी। एक इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड, उसके अंडर ही दोनों स्कूल काम करते हैं। जी। मैनेजमेंट एक है, सब कुछ एक है। जी। और जो है खर्चे जो होते हैं बहुत होते हैं, लोग बाग जो है हमें किसी भी चीज़ की जरूरत होती है तो हमें डोनेशन में देते हैं। तो शर्मा जी, यहाँ की मैं जैसे देख रहा हूँ, स्टाफ हो गए, टीचर्स हो गए, खाना पीना हो गया, रहना हो गया, बिजली के बिल हो गए, गाड़ी का तेल पेट्रोल भी हो गया, तो कैसे चलती है संस्था? डोनेशन भी इतनी सफिशिएंट आ जाती है आपके पास, क्या सरकार कुछ मदद करती है? ऐसा है कि सरकार हमारी मदद करती है जी, लेकिन 15-17 लाख रुपए हमें 15-17 लाख रुपए में इतना बड़ा स्टाफ है? साल के 15 लाख? जी जी, 15 लाख भी हो जाते हैं, 20 लाख भी। वो डिपेंड करता है कितने बच्चे हैं, कितना स्टाफ है, कितना खर्चा किया। कभी 20 लाख भी आ जाते हैं, कभी 15 लाख भी आ जाते हैं। लेकिन जो सरकार के अफसर बैठे हैं वहाँ पे, वो जल्दी नहीं करते, वो तो बहुत चीज़ों को है ना डिले हो जाती है। हमारी ग्रांट जो आती है वो डिले हो जाती है। मेरी अपील है उनसे कि जैसे ही हम ग्रांट के लिए अप्लाई करें जी जी, तो जल्दी कर दे सरकार के अफसर, तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। हालांकि उससे कुछ होता नहीं, इतने उससे हमारा जो है कम से कम
15 लाख रुपए से 15 लाख रुपए महीने का खर्चा है, स्टाफ की सैलरीज और वो मिला के बाकी सब खर्चे मिला के 15-16 लाख रुपए का खर्चा है, जिसमें पब्लिक हमें बहुत डोनेशन देती है। और जो है पब्लिक के ऊपर ही हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमने लाइसेंस इतना पब्लिक से बनाया हुआ है और तो वहाँ से पैसे आते हैं। और एक हमने जो है हमारे को एक बार सुप्रीम कोर्ट में किसी के ऊपर 1 करोड़ रुपया वो लगाया था, जुर्माना लगाया था जी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो हमें दे दिया था कि भाई आप जो है ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि भाई वो जो रुपया है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपया हमें दिया था। तो हमने उसमें 50 लाख रुपया तो सैलरीज वगैरह देने में खर्च हो गया था और 50 लाख की एक हमने एफडी कर रखी है बैंक में। तो उसके अगेंस्ट हमने लोन लेके किसी तरह से हम जो है ये करते ही हैं। बाकी पब्लिक का भी वो होता है, पब्लिक हमारे को बहुत सपोर्ट। ये जो आपका स्कूल है ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो आप कह रहे हैं कि अफसर लोग आपकी सुनते नहीं, डिले करते हैं? सुनना नहीं, मतलब थोड़ा ध्यान देना जी, ध्यान वही जब कहा जाता है तो जब उनको कहा जाता है कि साहब हमारा ये करके भेज दिए तो कर देते हैं, ऐसा नहीं। अगर अपने आप ही करते हैं तो वो ज्यादा वो ज्यादा बेहतर है। आप उसके लिए हायर अथॉरिटी में या मिनिस्टर लेवल तक बात आपने कभी करने की कोशिश की? हाँ जी। मैं वो माननीय मिनिस्टर हैं मिस्टर रामदास अठावले, मैं उनसे भी जाके मिला था, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की थी। मैं 4 साल पहले जो है यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो उस वक़्त 6 साल से ग्रांट ही सरकार की तरफ से नहीं आई थी। अब क्या रीज़न था वो तो वही जानते हैं, हम इस इश्यू पर नहीं जाते। तो मैं जाके मिला था रामदास अठावले साहब से, बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि 1 महीने में आपकी ग्रांट शुरू हो जाएगी। और जब से लेके आज तक हमारी जो पिछली 2018-19 की भी पेंडिंग थी उन्होंने वो भी दिलवाई और अब जो है लगातार आ रही है ग्रांट। वो हम तो मेहरबानी समझते हैं अठावले साहब की। टीपी टॉक्स पॉडकास्ट भी मिनिस्टर अठावले साहब का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता है कि जिन्होंने शर्मा जी की पुकार को सुना और इन स्पेशल चाइल्ड के लिए काम किया। तो शर्मा जी आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ये बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड आपके यहाँ हैं, क्या ये पब्लिक प्लेसेस में एक्सेसिबल है, आराम से आ जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब बड़े हो जाते हैं थोड़े, हाँ जी, तो आराम से आते हैं जाते हैं। जैसे दिल्ली में किसी भी जगह जाना है उसमें हम ये करते हैं कि कई बार इनको ऑटोज प्रोवाइड करा देते हैं। ऑटो में जाएंगे आएंगे, लेकिन फिर भी जो है ये अपने आप चल लेते हैं, कर लेते हैं। हम स्टिक्स वगैरह इनको प्रोवाइड करते हैं, स्टिक्स होते हैं चलने के लिए, उनके लिए वो बहुत ही सहायक होती हैं उनको चलने में। अभी किसी ने हमारे को अप्रोच किया है, किसी कंपनी ने, उन्होंने कोई नई स्टिक बनाई है इनके लिए, उसमें ऊपर सेंसर लगा हुआ है। ओके, तो वो स्टिक ऐसी है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन उस कंपनी ने हमें दिया है कि जैसे ही जा रहे पत्थर कोई आगे आ जाएगा तो वो सेंसर जो है उसको बच्चे को सजग कर देगा कि आगे कुछ है, रुक जाओ अभी। तो ऐसी स्टिक हमसे कहा गया है कि वो डोनेट करेंगे हमें। बड़ी अच्छी बात है, डोनेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है अगर करेंगे तो जी। अब हमें तो देखिए, अभी हमें इनकी कंप्यूटर लैब के लिए, जहाँ हम इनको बच्चों को कंप्यूटर्स वगैरह सिखाते हैं, उसके लिए लैपटॉप चाहिए बच्चों को वहाँ पे के लिए, क्योंकि जो पुराने 2010 के लगे हुए हैं, अब 2026 चल रहा है, वो आउट ऑफ डेट हो गए, ख़त्म हो गए हैं। आज ही हमें किसी ने 10 लैपटॉप जो है वो देने के लिए आए हुए हैं और हमारे सहायक हैं मैनेजर आलोक केन साहब, वो उसकी रसीद वगैरह बना रहे हैं। तो लोग पीछे नहीं हटते। शर्मा जी, आपको लगता है कि जो नॉर्मली स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आम जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे भी एक स्पेशल टीचर ऐसा होना चाहिए कि यहीं आके लाजपत नगर में ही आके इसी स्कूल में आके पढ़ाई कीजिए, कि वहाँ पर बनस्पत अपने घर के पास भी पढ़ सके। एक स्कूल में एक टीचर ऐसा हो जो ऐसे बच्चों को पढ़ा सके। देखिए, ये मेरे हिसाब से भी
सरकार ने हमारे लाजपत नगर स्कूल में ब्रेल लिपि के टीचर्स प्रोवाइड किए थे पहले। जी, सब स्कूल में? हाँ जी, जैसे हमारे- केंद्रीय विद्यालय हो गए और कई हो गए, वहाँ पे भी? वहाँ पे भी। ओके। अब सरकार ने अपना नजरिया बदला है जी, और स्पेशल चाइल्ड्स बहुत तरीके के होते हैं, मानसिक विकलांग जी भी जी होते हैं, जी वो भी होते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर्स हर स्कूल को रखने जो है जरूरी हो गए। ओके, ये हो गया है, जी जी हर स्कूल को स्पेशल एजुकेटर रखना है। जी जी तो वो वहाँ करते होंगे। हमारे यहाँ लाजपत नगर में क्या है, लाजपत नगर का स्कूल जो है ये एडिट है, जहाँ हम बैठे हैं। जी जी तो एडिट स्कूल है, तो इसका सारा खर्चा और टीचर्स की सैलरीज और टीचर्स अपार्टमेंट वगैरह सब जो है दिल्ली सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है। जी पहले जो है ये बच्चे ब्रेल में ही पढ़ते हैं, ब्रेल ही सिखाई जाती है इनको। तो अब कुछ ब्रेल ट्रेन टीचर जो है मेरे ख्याल है नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। हो सकता है वो नियर फ्यूचर में अपॉइंट करें या करें। हमने भी रिक्वेस्ट भेजी है कि ब्रेल ट्रेंड टीचर्स हमें जो है दिए जाए, जो लोग रिटायर हो गए हैं या होने वाले हैं। क्या ये स्पेशल चाइल्ड क्या लोगों का इनके प्रति नजरिया तरीका अच्छा रहता है या उनमें भी कोई अवेयरनेस की कमी? नहीं, उनमें कोई वो कमी नहीं है, उनका नजरिया तो अच्छा ही। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन बच्चों की दिन की रूटीन क्या रहती है? देखिए जी, सुबह ये बच्चे जो है अब इसमें भी बाइफर्केशन है। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के लिए बच्चे यहीं रहते हैं, ठीक है, और 9वीं से 12वीं तक हम हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो बाइफर्केशन ये है कि पहली से 8वीं क्लास के बच्चे जो छोटे बच्चे हैं और 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे जो बड़े बच्चे हैं। सुबह पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चे के लिए हमने वो आया लगाई हुई है जी, वो सुबह 6 बजे 7 बजे इनको जगाते हैं। वार्डन है, नाइट वार्डन भी है, डे वार्डन भी है, और वो इन्हें जगाते हैं और वो आया जो है उनको नहला धुला के तैयार करके ड्रेस वगैरह बना के 8वीं तक की हमारी ड्यूटी है। वो हम इनको प्रेयर 9 बजे होती है वो उसमें के लिए तैयार कर देते हैं। और बाकी 9वीं से 12वीं तक के बच्चे वो बड़े बच्चे हैं, वो खुद ही उठते हैं, खुद ही वो है। 7:45 बजे उनका स्कूल 8 बजे से लगता है। हमारी जो है कभी वैन जाती है उनको छोड़ने के लिए, कम बच्चे हों तो, और अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो हमारी बस चली जाती है उनको छोड़ने के लिए, तो उनको वहाँ पे छोड़ा जाता है। लेकिन इससे पहले हम सुबह सुबह जो है इनको ब्रेकफास्ट नाश्ता देते हैं। जी जी नाश्ता अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। कई बार इनके टेस्ट का भी ध्यान रखा जाता है। जी जी ये जब जो चीज़ मांगते हैं हम इनको प्रोवाइड करते हैं। तो पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चे तो यहीं रहते हैं, इनकी क्लासें यही होती हैं। 9वीं से 12वीं तक के चले जाते हैं। फिर 12:30 बजे हम इनको दोपहर का खाना देते हैं। खाने में भी मैं जहाँ तक समझता हूँ हम जो है बेस्ट ऑफ खाना जो है इनको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ज़्यादातर वीक डेज में मटर पनीर, शाही पनीर, ये वो सब चीज़ 2 बार तो कम से कम प्रोवाइड करते ही करते हैं ये। बाकी तो सब्जी सीजनल सब्जियां हो गई, दालें हो गई, मक्खन और टोस्ट हो गए, वो भी है। दूध हम इनको प्रोवाइड करते हैं। दूध जो दूध पीने वाला हो दूध लीजिए। दूध का हमने अरेंजमेंट किया हुआ है कि दूध भी हमारे डोनर्स जो है वो दे जाते हैं। अच्छा शर्मा जी, आपके इस संस्थान में से जो बच्चे हायर एजुकेशन भी ली है कईयों ने, और कितने बच्चों को अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है या आप दिलवाते हैं? नहीं, या कोई संस्थान आके इनको यहाँ नहीं आते, क्योंकि यहाँ तक बच्चे 12वीं क्लास तक। जी जी ठीक है। अब ये जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना या अवेयरनेस करना ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। जी, है ना। तो हमें नहीं लग पाता, लेकिन
हमें तभी लग पाता है जब बच्चा आके हमें बताता तो है कि संस्थान की कोई किसी से और संस्थान से होगी जो हायर एजुकेशन दिलवाती होगी बच्चों को, जो उनको जॉब कई होंगे, लेकिन मेरे नोटिस में कोई आई नहीं है, नहीं आई नहीं। और जो है कई संस्थानों ने हमें वैसे अप्रोच किया है जो छोटे मोटे हैं कि भाई हम इनको अवेयरनेस देंगे जॉब के लिए, ये देंगे, तो हमें उनको लिखना पड़ता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं होता। जी जी जी। एक अभिभावक के तौर पे, क्योंकि आप बच्चों के अभिभावक ही हैं, एक अभिभावक के तौर पे आपको सबसे ज्यादा इमोशनल या चैलेंजिंग मोमेंट कब लगा, कैसे कब महसूस हुआ? देखिए ये संसार है, अब ये बच्चे भी संसार का पार्ट है जी, ठीक है ना। अब ये है कि उनकी दृष्टि नहीं है, हम लोग दृष्टि से देख सकते हैं, तो ह्यूमन नेचर होती है थोड़ा सा। ये बच्चे जैसे रहते हैं यहाँ पे घर से अलग, साल में एक बार या 2 बार अपने घर जाते हैं, तो वो टेंडेंसी इनकी जो है, वो जो इच्छाएं होती हैं मन में, वो तो एज के हिसाब से डेवलप होंगी, ठीक है। तो कई बार हालांकि हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, राउंड्स लगाते हैं, रात को भी हमारे वार्डन है, दिन में भी वार्डन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉस्को एक्ट जो है उसकी 1-2 घटनाएं यहाँ हुई हैं पहले। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, तो वो जो टाइम होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है कि हाउ टू डील विद दिस। उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करना है, पुलिस केस बनाएगी, वो करेगी, तो उनसे बचा के रखना है। तो हम क्या करते हैं कि 9वीं से 12वीं तक के बड़े बच्चों को अलग रखते हैं, छोटे बच्चों को अलग रखते हैं, ताकि ऐसी कोई घटना हो नहीं पाए। और कई बार रात हम जो है, मैं खुद आके जो है एक दिन तो आके मैं रात के 11 बजे इंस्पेक्शन करता हूँ। मुझे कोई वो नहीं है, घर से गाड़ी में आ गए कर लिया। तो बहुत चैलेंजिंग यही होता है कि जब ये बच्चे जो है, वो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि बच्चा खुश भी रहेगा, गुस्सा भी आएगा, इनके मन की से ना हो तो इनको गुस्सा आता है, अब वो गुस्सा हमारे ऊपर निकालते हैं। जी जी, है ना। उस वक्त बड़ा चैलेंजिंग टाइम होता है। और पिछले साल इन्होंने जो है स्कूल ही बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, बिल्कुल ताला लगा दिया। कोई बच्चों ने अच्छा जी, ताला लगा दिया। अच्छा, और वो इशू था, ड्राइवर की गाड़ी की चाबी छीन ली और वो कर लिया, टोटल डिसरप्ट कर दिया था। फिर हम जो है हमने कुछ नहीं कहा, हम कोर्ट गए जी, कोर्ट से फिर ऑर्डर लिए SHO को लिए कि स्कूल खुलवाओ, और इनको भी समझाया, सेटल किया। लेकिन उस वक्त जो चैलेंजिंग हमारे साथ मेरे साथ था, क्योंकि ये है कि सारी जिम्मेदारी स्कूल की मेरे ऊपर है। आई एम द सेकंड पर्सन टू लुक आफ्टर, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन मुझे देखना है, सारे फंड्स कहाँ से आ रहे हैं वो मुझे देखने हैं, सब कुछ करना है। अब उस वक्त चैलेंज क्या था मुझे कि बच्चे अंदर बंद हैं, वो तो हम में से किसी को अंदर आने नहीं देते। उसमें 5 साल का बच्चा भी है और बड़ा बच्चा भी है, खाना बनाने वाले भी बाहर, तो हम बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते। जी जी जी, हाँ, ये तो हमारे ऊपर एक डॉट पड़ता जी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपनी जेब से 1 हफ्ता जी जी 50-60 हज़ार रुपए अपनी जेब से देके और इन बच्चों को खाना भिजवाया। खाना भिजवाते थे, खाना ले लेते थे। खाना ऐसी चीज है कि वो है जी जी, तो वो जो हमने ध्यान रखा उस वक्त कि भाई ठीक है अभी ये नाराज है या कुछ है, तो खाना मैंने अपने जेब से पैसे, क्योंकि उस वक्त पैसा वैसा कुछ था नहीं, सब कुछ तो ऑफिस में बंद था, तो क्या करें आप। तो मैंने खुद ही अपनी जेब से पैसे देके 7 दिन खाना मंगवा के इनको भिजवाया था। कई डोनर्स ने भी बीच में हेल्प की कि हम दे देते खाना, तो चारों टाइम का खाना भिजवाया। तो किस चीज़ का गुस्सा था शर्मा जी बच्चों को, भी अंदर से लॉक कर लिया अपने वो खुद को?
बस बातें इनकी कि हमने ये नहीं है वो नहीं है, कोई भी इश्यू छोटा सा भी ले लेते हैं तो उस बात को लेकर नाराज जल्दी हो जाते हैं। जैसे कहीं आना है जाना है, अब हर चीज तो देखिए ऐसा है, एक इको वैन है हमारे पास, ठीक है, अब हमने जो है उसको, मुझे भी जाना है, बच्चों के लिए, सपोज करो मुझे मिनिस्ट्री ग्रांट के लिए जाना है, जी जी, तो हम उसमें जाएंगे। ये नाराज हो जाते हैं, क्यों गए जी उससे, मैं ग्रांट के लिए गया हूँ, समझ गया, किसके लिए, बच्चों इनके लिए। अब उनमें से अगर किसी को जाना है तो ये नाराज हो जाएंगे, बाजी ये क्यों चले गए, चोर मचा देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया मेरा कौन सा यहाँ घर है, क्या है, मैं तो नहीं करता, तुम्हारे लिए ही जाते हैं, तुम्हारे लिए कर, बहुत ऐसी ऐसी बातों पे नाराज हो जाते हैं। मैं समाज और सरकार से कहना चाहूँगा कि इन बच्चों की तरफ देखें और इनकी जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखें। अपील है मेरी, कोशिश कर सकते हैं जो समाज के रुतबा रखते हैं जो समाज में, तो वो कुछ ग्रांट ज़्यादा बढ़ाएं। बच्चों की ज़रूरतें होती हैं, हमारे घर में बच्चे पिज़्ज़ा और कई टेस्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट के लिए सर अपने घर में ही आंख बंद करके किचन तक जाके देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा इन बच्चों की क्या परेशानी, क्या मजबूरी है। सो अपील करूँगा जो यहाँ पे अपना डोनेशन देते हैं थोड़ा सा बढ़ाएं, सरकार से भी कहूँगा थोड़ा सा बढ़ाएं। 15 लाख रुपए से एक साल सर एक घर नहीं चलता, बच्चों की फीसें और कई चीज़ें। तो ये प्लीज़ अपील है समाज से कि समाज आगे है, सरकार हर जगह नहीं पहुँचती, तो समाज के आसपास आपने कुछ देख के तो वहाँ मदद कीजिए। बहुत दान कर लिए सर, अब कुछ इस तरफ भी चलें, अपने समाज को ऊपर उठाएं। मैं तो यही अपील करना चाहूँगा। अच्छा, अब आपने अच्छा याद दिलाया इन्होंने, पिज़्ज़ा, अगर हमारे पास बच्चों की डिमांड आ जाती है कि पिज़्ज़ा चाहिए, हम शाम को जो चाय देते हैं उस वक्त डोनर को कहते हैं कि भाई पिज़्ज़ा चाहिए, जी, तो डोनर पिज़्ज़ा देता है जी। क्या हम आइसक्रीम भी देते हैं इनको दोपहर को, जर्ज के हिसाब से कुल्फी भी खिलाते हैं, रसगुल्ले भी खिलाते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, जो जैसी बच्चे ज्यादातर मांगते हैं। अगर डोनर ना हो तो नहीं मिलेगा ना, मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास हमारे पास मिल जाता, खुला पैसा पड़ा हो तो, हाँ खुला पैसा पड़ा हो, मांगने की जरूरत ना पड़े आपको। हमें सब्जी के लिए भी हमारे पास डोनर है, जी जी, जो रोज सुबह है ना सब्जी देते जी। क्या बात जी, ठीक। तो शर्मा जी, क्या पेरेंट्स शुरुआत में इन बच्चों की कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, क्या उसमें भी वो स्ट्रगल करते हैं, और आप उन पेरेंट्स को कैसे गाइड करते हैं? देखिए पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे प्रिंसिपल साहब को आके मिलते हैं, हमारे पास तो अगर कोई बात हो जाए या कुछ हो जाए तो हमारे से आके मिलते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये स्कूल का रोल आ जाता है यहाँ पे। तो ये इंस्टीट्यूशन 2 भागों में बटा हुआ है, कि एक तो प्रिंसिपल है जो स्कूल को और टीचर्स को उनको देखते हैं, हॉस्टल को देखते हैं, वो उनका है। ठीक। मेरा पार्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सारी चीज़ें देखने की हैं, लेकिन स्पेशली प्रिंसिपल देखेंगे। तो जब हमारे पास आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, फंड रेजिंग का और अलाइड मैटर्स जितने होते हैं उन सबका, कोर्ट केसेस होते हैं, ये कोर्ट में भी हम हमारे ऊपर केस कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, वो भी हमें निपटाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो बच्चों माँ बाप से मेरा इंटरेक्शन इतना नहीं होता, ओके, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ। माँ बाप जो है ना बस वो सोचे कि एक बार दाखला घटा दो, उसका अपने जिम्मेदारी करो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ मेरा दिल ऐसा है सोचने में कि माँ बाप को मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा अपना बच्चा, बड़ा लड़का, मेरे 2 लड़के हैं, बड़ा लड़का मानसिक विकलांग है 50%, 51 साल का हो गया है जी। मैंने उसको कभी अपने से दूर नहीं रखा। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था ऑफिसर जी। उस बच्चे के लिए बैंक इतना बदमाश है, तंग करने में 1 नंबर है। पहले भी हम लोगों को भी तंग करते थे, जबकि सरकार की इंस्ट्रक्शंस हैं
कि भाई जिनके बच्चे मानसिक विकलांग हैं उनको दिल्ली के नजदीक या उनके घर के नजदीक रखा जाए। लेकिन ऐसे अफसर हैं, पहले भी थे और अब भी हैं, कि जो मानते नहीं कि तंग करना है, ताकि मेरे को जयपुर भेजते थे बार बार। मैं 5 बार दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे लेके आया और वापस ज्वाइन करता। फिर 6ठी बारी मैंने सोचा यार ये तो इनका तो कुछ जाता नहीं है अफसरों का, इनका तो पैसा बैंक खर्च करता है। मैंने कहा हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा मैंने इस्तीफा दे रहा हूँ, मैंने जो है इस्तीफा दे दिया अपने बेटे के लिए। तो मैंने उसको अपने से दूर नहीं रखा। जी जी। आज वो ये है कि पहले से उसको ठीक कह सकते हैं, अपनी चीजें समझता है, अपने सारे काम खुद करता है। जी जी। और सब कुछ करता है। तो माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि मेरा अपना बच्चा भी विकलांग हुआ है। अब मैं शाम को घर जाऊंगा तो वो मेरे पास लाके बैठ जाएगा, ये दिला दो, वो लाओ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे 20 लाख। उसे ये नहीं पता कि 10 लाख कितने होते हैं या 5 लाख कितने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए माँ बाप अगर थोड़ा सा हमारा हेल्प करे, यहाँ आए, पूछें क्या है, तो ये बच्चे को अपलिफ्टमेंट करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। जी जी जी। शर्मा जी, अगर आपको गवर्नमेंट को कोई सुझाव देना है सुधार के लिए, तो आप क्या सुझाव देंगे गवर्नमेंट को? सुझाव हम यही देंगे कि इन बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ किया जाए। कि जैसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग का वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब इसमें भी 2 चीजें हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक भारत सरकार है। ना तो हमारे हेल्प वो करते हैं, हमारी बिल्डिंग बनवा दें, उसमें हम ट्रेनिंग सेंटर खोल के वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर सकते हैं। तो हमने लिखा, बताया, अभी तो वर्बली बात की, तो कुछ ऐसा वो नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है दिल्ली सरकार या भारत सरकार मदद करे हमारी, ऐसी बात नहीं है। आई एम क्वाइट होपफुल। रामदास अठावले साहब जैसे मिनिस्टर है, वैसे तो मिनिस्टर सारे होते हैं, और मैं आज तक किसी से मिला नहीं, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं उनसे मिला था, उन्होंने ही इतनी वो कर दी। बाकी मैं तो समझता हूँ सब भगवान का हुआ है, और सरकार को चाहिए कि थोड़ी सी ग्रांट बढ़ा दे। 15 लाख रुपए से कुछ नहीं होता, जहाँ 15 लाख रुपए महीने का खर्चा। हम भी डीपी टॉक्स के माध्यम से सारी सरकारों से अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि इन बच्चों को की तरफ भी नज़र बढ़ाएं और इनकी ग्रांट बढ़ाएं, और जो जो मुश्किलें स्कूल में होती हैं उनको सॉल्व करें। तो आज का ये एपिसोड के लिए हम शर्मा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया। आज का ये टॉपिक बड़ा इमोशनल था, हमने बच्चों को देखा, आई एम वेरी इमोशनल, और मेरे से अब ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि इस तरह के आप रोज हैंडल करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा सलूट है। और डीपी टॉक्स चाहेगा कि आप दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपना स्कैनर हमें दे दीजिए, हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से स्कैनर को लगाएंगे, और सबसे अपील करेंगे कि जो स्कैनर हम लगाएं, हाथ जोड़ से अपील करेंगे सारे मेरे देखने वालों को कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन स्कूल तक पहुँचाई जाए, कि जिससे बच्चों की मदद हो सके, हम भी इसमें कोई भागी बने। ये हमारी आप लोगों सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी हैं, छोटे बड़े, कुछ भी करते हो, मैं कहता हूँ 100 रुपये से लेके जितने तक का भी आपका श्रम है, आप इन बच्चों के लिए कीजिए। एक बार आके देखिए ये बच्चे कितनी सरलता से जीते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, इन बच्चों का हमने भजन सुना, इन बच्चों को चेस खेलते हुए देखा, इन बच्चों को पढ़ते हुए देखा, इन बच्चों को रीडिंग करते हुए देखा। मैं तो कहता हूँ इन बच्चों, भगवान की बहुत कृपा है, और आप पे भगवान की कृपा सदैव बनी रहे कि आप जो इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं। हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपना समय निकाल के हमसे बातें की, हमारे प्रयासों को सराहा, हम वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा फर्ज है समाज की। जो स्कैनर लगाया जा रहा है सर, वो हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, वो सीधा संस्था के इंस्टीट्यूशन है उसके खाते में जाएगा सर। ये हमारी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग करें।
तो ये था आज का एपिसोड। हाँ जी शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बड़े लोग जो बहुत संपन्न हैं, हिंदुस्तान की नाक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो बिल्कुल परवाह नहीं करता। ये मैं कहूँगा उनसे जी कि हमारी तरफ ध्यान दें, हमारी हेल्प करें। मना कर देते हैं वो कि हमारे पास पैसे। तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी विनती करते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड आगे आए, अपनी कंपनी का नाम दे, उसका ये लोग बहुत अच्छा प्रचार करेंगे कि ये पर्टिकुलर कंपनी ने मदद कर रही है। इन जैसे बच्चों की मदद करोगे तो आपकी मदद भगवान करेगा। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी मैं धीरज शर्मा और परमजीत सिंह दोनों हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप इन बच्चों के लिए आगे आए प्लीज। ये हमारी बहुत बहुत जरूरत है इन बच्चों को, इन सब चीजों की, आपके प्यार की, आपके सहारे की जरूरत है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। हम इस तरह के स्पेशल चाइल्ड के ऊपर बहुत बड़ी सीरीज लेने आगे आने वाले हैं, एक दो नहीं, हम ना जाने कितनी सीरीज करेंगे कि सबको उनकी डिफिकल्टीज पता लगे और इस संसार से जो ये अज्ञानता है बच्चों के प्रति वो खत्म हो। मैं धीरज शर्मा आप सबको राम राम श्री राधे कहता हूँ और परमजीत सिंह की तरफ से नमस्कार और सत श्री अकाल।